अगर आपको लगता है कि आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कंप्लीट है तो पहले ये एमसीक्यू चैलेंज सॉल्व करके दिखाइए, क्योंकि आज के क्वेश्चन वही हैं जहां अच्छे अच्छे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अपना स्कोर एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल। कहाँ पर उपलब्ध है ये आपको बताना है। महाभारत में है, अंगुत्तर निकाय में है, छांदोग्य उपनिषद में है, संयुक्त निकाय में है। चलिए बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर दीजिए, आंसर कीजिए। चलिए बताइए 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है 16 महाजनपदों की सूची। किसका आंसर सही हुआ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए 16 महाजनपदों की जो सूची है इसके बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में, इनकी राजधानियाँ और महाजनपद पूछे जाते हैं। तो एक एक करके आप 16 महाजनपदों की 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ नोट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखिए, आप ऐसे कॉलम बना लीजिए, एक तरफ महाजनपद लिख लीजिए, एक तरफ राजधानी लिख लीजिए। तो पहला महाजनपद जो है वो अंग है। अंग की जो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। क्लियर? अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट लिखिए, दूसरे महाजनपद जो था मगध था। मगध का पूछा गया है, ये स्टार मार करके मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगीर और ग्रीव्रज थी। तीसरा महाजनपद क्या है? काशी। काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी और बनारस। काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी और बनारस थी। चौथे महाजनपद की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। ये चौथे महाजनपद जो वत्स महाजनपद है इसकी पूछी गई है, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट पांचवें महाजनपद की राजधानी वज्जी। पांचवा महाजनपद क्या था? वज्जी। वज्जी की पूछी गई है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। वज्जी की राजधानी मिथिला थी। विदेह और वैशाली, वैशाली वाली पूछी गई है। तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली थी, ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट महाजनपद था कौशल। सिक्स्थ महाजनपद जो था कौशल। कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती, अयोध्या थी। श्रावस्ती पूछी गई है कौशल की राजधानी। श्रावस्ती राजधानी किस महाजनपद की थी, ऐसे करके पूछा गया एग्जाम में। क्लियर? तो ये भी आप नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। अवंती, अवंती की जो राजधानी थी, अवंती की राजधानी थी उज्जैन। उज्जैनी, उज्जैन को काट के इसको उज्जैनी कर लेना। उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी, उज्जैनी कर लेना। तो उत्तर अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उत्तर की उज्जैनी और दक्षिण की महिष्मती। तो ऐसे करके आप ऐसे करके आप याद कर सकते। उससे उत्तर, उससे उज्जैनी, ऐसे करके आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते। चलिए 8th महाजनपद जो था मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनारा और पावा, ये तीनों किसकी राजधानी थी? कुशीनगर को ही कुशीनारा कहते थे और एक पावा थी इसकी राजधानी मल्ल महाजनपद की। मल्ल महाजनपद की पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। चलिए 9वें महाजनपद पांचाल। पांचाल की राजधानी, देखिए पांचाल जो था वो 2 भाग में बटा हुआ था। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिण पांचाल की जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी। तो ये भी पूछा गया एग्जाम में, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट महाजनपद था चेदी। चेदी महाजनपद की शुक्तिमती थी। चेदी महाजनपद की शुक्तिमती थी। 11वां महाजनपद था कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसको हस्तिनापुर अभी कहा जाता है। तो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर स्लैश करके या फिर ब्रैकेट में आप हस्तिनापुर लिख लेना। इंद्रप्रस्थ पहले की राजधानी थी, अब इसको क्या नाम दे दिया गया? हस्तिनापुर दे दिया गया है। तो ये भी पूछी गई है राजधानी, कुरु की भी पूछी गई है। नेक्स्ट महाजनपद
मत्स्य था, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, ये भी पूछी गई है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। कंबोज, कंबोज की राजधानी राजपुर थी, हाटक को काट लेना, राजपुर थी। कंबोज की राजधानी क्या थी? राजपुर। कंबोज की राजधानी राजपुर। 14वां महाजनपद था सूरसेन, सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। 15वां महाजनपद था अश्मक, अश्मक की जो राजधानी थी वो पोटन या पोटली जिसे कहते हैं वो थी, अश्मक की राजधानी। और लास्ट महाजनपद था गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, ये भी पूछा गया, गांधार की राजधानी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये भी पूछी गई है। तो ये थे कुछ हमारे 16 महाजनपद जो मैंने आपको इनकी राजधानी और महाजनपद और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी थी, राजधानी पूछी जाती हैं, उनको हमने नोट कर लिया है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा मगध का शासक जो सिकंदर महान का समकालीन था? कौन सा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, धनानंद, शुक्ल, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बताइए, चलिए बताइए, महापद्मनंद, धनानंद, शुक्ल, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर है धनानंद। कौन था? धनानंद था। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। देखिए सिकंदर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो नोट कर लेना, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डालना सिकंदर करके। देखिए सिकंदर मकदूनिया का महान विजेता था। तो कहाँ का शासक था सिकंदर? मकदूनिया का शासक था, जिसे विश्व इतिहास की सबसे शक्तिशाली शासकों में गिना जाता है। बहुत ही शक्तिशाली शासक था ये मकदूनिया का। उसने बहुत कम उम्र में विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था और उसने उसी छोटी सी उम्र में ही कई देशों को भी जीत लिया था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट है भारत में उसने राजा पोरस के साथ प्रसिद्ध युद्ध लड़ा। तो एक बैटल है, बैटल ऑफ पोरस, बैटल ऑफ पोरस, PORUS, पोरस। तो पोरस के युद्ध में राजा सिकंदर ने, जो सिकंदर था, सिकंदर का पोरस के साथ युद्ध हुआ था। ये युद्ध कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। तो भारत में उसने, जब भारत में आया सिकंदर, तो उसने राजा पोरस को क्या कर दिया था? पोरस को हरा दिया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार 2 स्टार मार करके इम्पॉर्टेंट लगा लेना आप। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये पूछा गया यूपीएससी में। तो पोरस के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और मकदूनिया का शासक सिकंदर और भारत का शासक कौन था? पोरस था। तो ये ऐसे करके आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, उसकी वीरता और सैन्य रणनीति आज भी इतिहास में प्रसिद्ध है। उसकी रणनीति, जो सैन्य रणनीति थी, वो भी बहुत प्रसिद्ध थी। इतना शक्तिशाली शासक था वो कि उसने जो सैन्य रणनीति बनाई थी उसकी बहुत अच्छी सैन्य रणनीति थी, जिसके कारण वो ये युद्ध जो था वो जीत चुका था पोरस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इन विच सेंचुरी डेड द मगध फर्स्ट मगध एम्पायर वॉज फ्लरिश? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में, या 1ली सदी ईसा पूर्व में? चलिए बताइए। 4थी सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसा पूर्व। 4th सेंचुरी BC, 2nd सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC, 1st सेंचुरी BC। इसका आंसर है 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कौन कौन से कारण थे आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगाएं, यूपीएससी में पूछा गया है। सिकंदर की भारत में सफलता के क्या कारण थे ये आपको बताना है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी।
नेक्स्ट है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। या फोर्थ है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो भारत में तब कोई सत्ता नहीं थी, भारत में तब कोई सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो देखिए आपके ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए 1 2, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 2 3 4, ऑप्शन डी 1 2 3 4। चलिए बताइए। देखिए इसका जो आंसर है, देखिए भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात तो एकदम सही है, केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी जो सेना थी वो श्रेष्ठ प्रकार की थी, तो ये भी सही हो गया, जो सेना थी उसकी श्रेष्ठ प्रकार की, तभी तो वो पोरस के खिलाफ युद्ध जो था जीत पाया था। क्यों? क्योंकि उसकी सेना जो थी वो श्रेष्ठ प्रकार की थी, तो ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का भी सहयोग मिला था, तो कुछ भारतीय शासकों ने भी उसको क्या किया था, सहयोग दिया था, और वह एक अच्छा प्रशासक भी था। तो चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए एक तरफ राजा दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, तो इनको आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। प्रद्योत उदयन प्रसेनजित अजातशत्रु, प्रद्योत मगध उदयन वत्स प्रसेनजित अवंती अजातशत्रु कौशल। चलिए बताइए, बताइए चलिए मिलान कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्रद्योत जो था वो कहाँ का शासक था, अवंती का शासक था। ए का 3, तो ए का 3 है कहीं ऑप्शन में, देखिए ए का 3, ए का 3 यही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। सिंपल है, देखिए एकदम एलिमिनेशन मेथड का इसमें यूज़ करना है आपको। किसका यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। जैसे आपको देखना है एक मिल गया तो आपका वहीं पर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो प्रद्योत अवंती का हो जाएगा, उदयन वत्स का हो जाएगा, प्रसेनजित जो था ये 3 2 प्रसेनजित कौशल का हो जाएगा, और अजातशत्रु मगध का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना कहाँ के शासक, कौन से राज्य के कौन कौन से शासक थे। वैसे इसमें मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो पहले एक मैंने अपलोड कर दी है सभी शासकों की, कौन शासक किस राज्य महाजनपद का कौन सा शासक था, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में खोदी गई थी, कलिंग में खोदी गई थी, वत्स में खोदी गई थी, या मगध में खोदी गई थी। चलिए बताइए कहाँ खोदी गई थी, कहाँ खोदी गई थी बताइए। चलिए तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कलिंग में खोदी गई थी। देखिए नंदवंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो लिख लेना। देखिए नंदवंश की जो स्थापना है किसने की थी, महापद्म नंद ने की थी। नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। दूसरा पॉइंट लिखिए नंदवंश के बारे में, नंदवंश मगध का एक बहुत शक्तिशाली राजवंश था। तीसरा पॉइंट लिखिए इस वंश के पास विशाल सेना थी और बहुत धन संपत्ति भी इस वंश के पास थी। और इस वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, अंतिम शासक कौन था, धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया, मौर्य वंश आया था, मौर्य साम्राज्य आया था। तो ये कुछ नंद वंश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप लिख लिए होंगे, मेरे को उम्मीद है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पहला ईरानी शासक जिसने
भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? बताइए, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? साइरस था, कम्बिसिस था, डेरियस था, जेरसिस था? चलिए बताइए कौन था, बताइए चलिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डेरियस था। कौन था? डेरियस। देखिए, आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हर एक क्वेश्चन का। चलिए, डेरियस के बारे में लिख लेना, क्योंकि डेरियस जो थे एक महान शासक थे। कहाँ का शासक था? डेरियस प्रथम। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप डेरियस के बारे में लिख लें, हेडिंग डाल लेना डेरियस। देखिए, डेरियस प्रथम फारस के आकेमेनिड साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था। तो कहाँ का शासक था? आकेमेनिड साम्राज्य का शासक था। कहाँ का शासक था? आकेमेनिड साम्राज्य। साम्राज्य कौन सा है? कहाँ पर साम्राज्य पड़ता है? फारस में पड़ता है। उस समय आकेमेनिड साम्राज्य कहाँ था? फारस में था। तो ये भी आप नोट कर लें। डेरियस वन वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ द पर्शियन आकेमेनिड एम्पायर। उसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों उसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को ब्रैकेट में लिख देना सिंधु क्षेत्र। ब्रैकेट में क्या लिख देना? उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों, विशेषकर ब्रैकेट में सिंधु क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो कहाँ पर अधिकार किया था? सिंधु क्षेत्र में जितना भी था उसने अधिकार कर लिया था। किसने? डेरियस प्रथम ने। डेरियस ने इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। ये भी आप नोट कर लेना। और फोर्थ पॉइंट लिखिए, उसके शासन में भारत और फारस के बीच व्यापारिक संबंध भी बढ़े थे। उसके शासन में भारत और फारस के बीच संबंध भी अच्छे थे, व्यापारिक संबंध भी अच्छे थे उस समय भारत और फारस के बीच। तो ये भी आप नोट कर लेना, एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये वाला जो पॉइंट है एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था, आपको बताना है। वज्जी के साथ, पांचाल के साथ, दोनों के साथ, या ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी किसी के साथ नहीं। चलिए बताइए, मगध का राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था, बताइए। तो इसका आंसर है आपका वज्जी के साथ था। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसे गदा जैसा हथियार जुड़ा होता है जिसमें, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? चलिए बताइए, किस शासक ने रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, कालाशोक ने किया था, उदयन ने किया था? चलिए बताइए। तो किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, मिला महाशिलाकंटक और रथ मूसल के बारे में कुछ प्रमुख जो हथियार थे उस समय के लिख लेना। देखिए, महाशिलाकंटक जो था ये एक ऐसा युद्ध यंत्र था जिससे बड़े बड़े पत्थर क्या थे, एक दूसरे पर फेंके जाते थे दुश्मनों पर, एनिमीज़ पर। और रथ मूसल एक ऐसा हथियार था, ये एक विशेष प्रकार का रथ होता था, युद्ध रथ होता था, जिसमें चारों ओर घातक हथियार जो थे, एक खतरनाक वाले हथियार लगाए रहते थे, घातक हथियार लगाए रहते थे। रथ मूसल स्पेशल चैरियोट फिटेड विथ डेडली वेपन्स ऑन ऑल साइड्स। तो रथ मूसल और महाशिलाकंटक ये दोनों हथियारों के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने आपको दोनों हथियारों के बारे में बता दिया। और इसका प्रयोग वे विशेषकर किस युद्ध में किया था? वज्जी संघ के विरुद्ध युद्ध में किया गया था। तो ये भी आप फैक्ट करके लिख लेना, एक फैक्ट डाल के, पॉइंट डाल के लिख लेना। इसका प्रयोग विशेषकर कब हुआ था? वज्जी संघ के विरुद्ध युद्ध में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चलिए बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। महापद्मनंद, धनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? अभी बताया मैंने ऊपर। देखिए, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था।
कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? व्हेन डिड द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स एंड करेंसीज बिगन इन इंडिया? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में, या ऑप्शन नंबर डी 300 ईसा पूर्व में? चलिए बताइए, किसके शासनकाल में मुद्रा का प्रचलन हुआ था, कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में सिक्कों, भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग किंग्स। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। ये 3 राजा के नाम दिए गए हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से जो राजा थे वो बुद्ध के समकालीन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। केवल 1, 2 और 3? एक और 3, या ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों? चलिए बताइए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। किसका आंसर ये सही हुआ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन बी, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया था। सी, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास हुआ था, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ये बताना है। बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण इनमें से क्या था? देखिए, इसमें से जो मुख्य कारण था वो क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग उस समय से होने लगा था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। क्लियर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ आयरन इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यहाँ आप इंग्लिश वाले नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए बिम्बिसार ने भेजा था अपने वैद्य को, जीवक को? कौशल, अंग, अवंती, वैशाली? चलिए बताइए, बताइए। कौशल, अंग, अवंती, वैशाली? तो इसका आंसर है आपका अवंती। किस राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती राज्य के शासक की चिकित्सा के लिए भेजा था। चलिए जीवक के बारे में कुछ राज्यवैद्य। देखिए, जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राज्यवैद्य या चिकित्सक भी कह सकते हैं इसको। वैद्य कोई क्या कहते थे? चिकित्सक भी कहते थे। तो ब्रैकेट में चिकित्सक लिख लेना। वैद्य था जीवक, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वैद्य था। वह बिम्बिसार के राज्यवैद्य के रूप में भी जाने जाते थे। तो बिम्बिसार के राज्यवैद्य कौन थे? जीवक थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जीवक को आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का विशेष ज्ञान था। तो आयुर्वेद का भी ज्ञान था और शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आप अच्छे से नोट कर लें, आयुर्वेद का भी ज्ञान था और शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। 4th पॉइंट लिखेंगे, अब उसने क्या किया था? जीवक ने गौतम बुद्ध का उपचार भी किया था। ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ये अभी तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गौतम बुद्ध का उपचार किसने किया था। तो चारों पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक एक पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना है। ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? मगध का हिस्सा किसने बना लिया था? अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, शिशुनाग ने, महापद्मनंद ने? चलिए बताइए किसने बना लिया था, बताइए। तो इसका आंसर है आपका शिशुनाग ने बना लिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शिशुनाग ने बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग? चलिए बताइए किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? आपको नहीं किया बताना है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? अवंती का, वत्स का, कौशल का, या ऑप्शन नंबर डी काशी का? चलिए बताइए। अवंती, वत्स, कौशल, काशी? चलिए बताइए कौन सा नहीं किया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, काशी। ऑप्शन नंबर डी, ये गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको डी कर लेना आप। काशी का नहीं किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है। काशी और लिच्छवी विलय का मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लेना। बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, या ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग ने? चलिए बताइए काशी और लिच्छवी का मगध साम्राज्य में विलय किसने किया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने किया था। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है मगध साम्राज्य के बारे में, ये भी आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताइए। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। ऑप्शन बी, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला और इकराट की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां थी। ये ऑप्शन डी है इसमें, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए बताइए। इसका आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है, पुराणों के एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ये गलत है एकदम। ऐसा कहीं पर वर्णन नहीं किया गया है। बी जो है, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था। देखिए महापद्मनंद ने उस समय, महापद्मनंद नंदवंश का शासक था, मगध का शासक नहीं था। क्लियर? तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी देखते हैं। सी क्या है, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। देखिए गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र ये तो मगध की राजधानियाँ थी, पर वैशाली नहीं थी। वैशाली राजधानी मगध की नहीं थी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए। क्लियर? तभी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये तभी एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में। और ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों जो ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? नंद वंशों का था, मौर्यों का था, शुंग का था या कण्व का था? बताइए चलिए, किसका शासन था? तो किसका शासन था आपका? नंद वंशों का शासन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो अगर आपने आज 8 से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग चल रही है। और अगर कोई क्वेश्चन गलत हुए हैं तो टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। ऐसे ही डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ब्रह्म सक्सेस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू।